नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस अकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की, जिसमें हम लोग बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। देखिए, भारत का संविधान जो आज हम लोगों को दिखता है, ये एक दिन में नहीं आया है, बल्कि ये आज़ादी से पहले बहुत सारे धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से बहुत सारे एक्ट आए थे, जिसमें अंग्रेज़ों का बहुत सारा योगदान रहा है और उस एक्ट को बदलाव में धीरे-धीरे इम्प्रूव करते-करते सन 1947 के बाद जो हमारे देश आज़ाद हुआ जब, उसमें जितने भी एक्ट पहले आए थे, उसका जो भी अच्छा हिस्सा था, उसको निकाल करके आज हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें डाले गए थे। इसमें हम लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे, जितने भी आज़ादी से पहले के थे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि किसमें क्या-क्या अच्छाइयाँ थी और क्या बुराइयाँ थी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम 2 हिस्से में बाँटेंगे। पहला, जब ब्रिटिश की जो संसद जो पारित करती थी, दूसरा जब ब्रिटिश के क्राउन जो पारित करते थे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ब्रिटिश की संसद पारित करती थी, वो सारे एक्ट क्या थे। इसमें सबसे फेमस है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 में आया था, जिसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट। ये आया था सन 1784 में। तीसरा नंबर पे है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट सन 1786 को आया था। फिर चार्टर एक्ट आया था एक दूसरा 1813 का। एक 1793 का भी है, पर उसको हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि उसमें क्या हुआ था। 1786 का ही थोड़ा सा अमेंडमेंट है, 1793 में हो गया था। 1813 के बाद प्रमुख जो चार्टर एक्ट आया सन 1833 का आया था। 33 के बाद 1853 को आखिरी चार्टर एक्ट आया था। इसके बाद सन 1856-57 में देसी रियासतों ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ ली थी, जिसके बाद ब्रिटिश का संसद समझ चुका था कि भारत में इस तरह से राज करना पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा चेंज करते हुए संसद की जगह अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन पूरी शासन व्यवस्था को ला दी गई थी। और जब ये क्राउन का शासन आया था, तब उसके बाद सबसे पहले भारत शासन अधिनियम सन 1858 को लाया गया था। फिर इसको थोड़ा सा चेंज करके भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था। फिर 1892 में भारत परिषद अधिनियम एक नया आया था। उसके बाद तीसरा एक भारत परिषद अधिनियम आया था सन 1909 को। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आया था सन 1919 में। 1919 के बाद आता है भारत शासन अधिनियम सन 1935 और अंत में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये सारे अधिनियम हम इस एक वीडियो पे पढ़ने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 का। इस रेगुलेटिंग एक्ट का मेन उद्देश्य क्या था? कंपनी आ चुकी थी भारत में। सबसे पहले कंपनी में क्लाइव नाम का एक गवर्नर आता था, जो बंगाल में था, क्लाइव। वैसे तो बम्बई और मद्रास के भी अलग अलग गवर्नर थे, पर सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हम लोग इसी को पढ़ेंगे। गवर्नर पहला था क्लाइव। क्लाइव के बाद रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात है। इसमें जो बंगाल का गवर्नर था, उसको अब गवर्नर जनरल बना दिया गया था और फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग रहा है। इसका 2 काम दिया गया था मेन। जो क्लाइव के द्वारा जो कुशासन और भ्रष्टाचार जो आ गया था, वो ख़त्म करना था। अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल क्यों कहा जाता था? इसका एक रीज़न ये है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके अंदर 2 और प्रेसिडेंसी आ गई थी। बम्बई के गवर्नर को इसी के अधीन कर दिया गया था, साथ ही साथ जो मद्रास का गवर्नर है, उसको भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। मतलब ये हर जगह गवर्नर तो रहेंगे, पर कोई भी विवाद होने के स्थिति में बंगाल के गवर्नर को फाइनल डिसीजन लेने का पूरा अधिकार था और इसके लिए ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया था और ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकता था। इसके हेल्प के लिए एक 4 सदस्यीय टीम भी बना दी गई थी, जो इनकी मदद करने वाली थी किसी भी तरीके के डिसीजन लेने के लिए। अब इसमें 4 सदस्यीय टीम, वैसे तो नाम का इंपॉर्टेंस है नहीं, पर फिर भी आप जान लीजिए। जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, जॉन कलवेरी, रिचर्ड बारवेल, ये 4 नाम हैं जो इसमें सदस्य में शामिल हुए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना इस समय भी हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही। इसमें जो आज हम सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, उसी की सबसे पहली पृष्ठभूमि रखी गई थी। बंगाल के कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है उस समय के, और यहाँ के पहले जो न्यायाधीश थे, उनका नाम था
एलिजा एम पे पहले मुख्य न्यायाधीश ये बने। फिर इसके अलावा कुछ अन्य न्यायाधीश थे जैसे कि हाइट, चैम्बर्स और लिमेस्टर। ये अन्य 4 नाम भी रहे हैं न्यायाधीशों के तौर पे। और यही जो सुप्रीम कोर्ट बनता है कलकत्ता में, ये भारत शासन अधिनियम 1935 जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में, उसके तहत ही 1 अक्टूबर 1937 को ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता से शिफ्ट होता है दिल्ली में। और इसके बाद डेट आती है 28 जनवरी 1950 को। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो नॉर्मल रहता है, ये अब पूरी तरीके से पावरफुल हो जाता है, क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो जाता है। और जो वर्तमान उच्चतम न्यायालय हम देख रहे हैं जितनी शक्तियों के साथ, इतनी ही शक्तियों के साथ 28 जनवरी 1950 से ये कार्य करना अपना प्रारंभ कर देता है। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट का पूरा क्रक्स जो था, हम लोग पढ़ सकते थे। अब इसमें कई सारी खामियां हो रही हैं। इतने बड़े देश को संभालने के लिए बंगाल का गवर्नर जनरल 4 सदस्यीय टीम की क्यों इतनी सोच रहा है? ये भी तो एक बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। इसलिए इसको चेंज करने के लिए या इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के लिए लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे पिट्स लिखा हुआ है। ये पिट्स क्या था? ये था उस समय के जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसका नाम था विलियम पिट्स का नाम था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का, इसीलिए इस एक्ट का नाम भी पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया था। इसमें कंपनी के मामलों में जो सरकारी नियंत्रण था, उस नियंत्रण को थोड़ा सा और वृद्धि की गई, ताकि जो भी कंपनी बंगाल का गवर्नर जनरल कुछ भी अपना काम कर रहा है, उसमें बेहतर ढंग से ये सरकार अपने सलाह दे सके और उसको मनवा सके। और इसके अलावा जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक जो काम थे, उसको दोनों को अलग किया गया। राजनीति के अंडर प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था और व्यापारिक के लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये 2 अलग अलग बोर्ड बना दिए गए थे जो कि देश को अब देखने वाले थे। सन 1784 के बाद बात की जाए थोड़ा सा आगे की, जो आता है सन 1786 में, ये एक अमेंडमेंट एक्ट था। इसी के तहत ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको एक एक्स्ट्रा पावर दे दी गई थी कि किसी भी विशेष परिस्थिति में वो अपने परिषद का लिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है, और जो खुद का जो उसका डिसीजन रहेगा वो उसको लागू करवा सकता है। उसको फ्री हैंड दे दिया गया था कि आप इमरजेंसी टाइम में आप अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सन 1786 में यही अमेंडमेंट था और इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बात करते हैं अगले एक्ट की, जो कि है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813। इसके तहत ही कंपनी के भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार थे, वो बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए थे। अभी कंपनी के पास केवल और केवल चाय का, और इसके अलावा जो चीन के साथ कुछ जो व्यापार चलता था, उसको भी पूरी तरीके से अभी तक चालू रखा गया था। इसके अलावा बाकी जितने भी एकाधिकार थे कंपनी के पास, किसी भी तरीके के कर्ज वसूलना या फिर कुछ भी अनियमितता बरतना, उन सबको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। और दूसरा, जो ब्रिटिश मिशनरी है, इन सबको अब धीरे धीरे भारत आने का प्रावधान कर दिया गया है, कि ताकि ये लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार भारत में भी कर सकें। और साथ ही साथ पहली बार भारत में शिक्षा के ऊपर खर्चा शुरू हुआ 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का सालाना खर्च का प्रावधान कर दिया गया था भारतीय शिक्षा के लिए। अब ये आप समझिए, मिशनरी लोग जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको धीरे धीरे बरगलाएंगे। और इसके अलावा जो 1 लाख रुपए का जो क्राउन खर्च ब्रिटिश सरकार खर्च करने वाली है, ये खर्च करेगी भारत के जो लोग हैं उन सबको अंग्रेजी शिक्षा देने की, कि जिससे ये लोग अलग तरीके से सोचें और इंग्लैंड के ही फेवर में सारी चीज़ें करें। तो इस तरीके से था सन 1818 का चार्टर एक्ट। अब बात करते हैं सन 1833 के चार्टर एक्ट की। इसमें कंपनी को जो अभी तक चाय और चीन के साथ जो एकाधिकार जो मिल रहा था, उसको भी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। अब कंपनी के पास किसी भी तरीके का एकाधिकार बचा नहीं था। साथ ही साथ जो भारतवासी के लोग हैं, उन सबको ये प्रशासन में आने का न्योता देने लगे थे। मतलब भारतीयों की भी नियुक्ति अब अंग्रेजी प्रशासन में की जाने का प्रावधान कर दिया गया था। इसके अलावा जो गवर्नर का जो एक परिषद थी, जिसमें 4 सदस्य लोग शामिल होने थे, उस 4 सदस्य में एक सदस्य विधि से संबंधित जानकार व्यक्ति को भी रखने का प्रावधान कर दिया गया था। इसके पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि एक विधि से संबंधित हो या फिर कौन किस फील्ड से। उस प्रावधान को बदल करके अब एक विधि वाला मैंडेटरी कर दिया गया था कि एक विधि से संबंधित व्यक्ति होना ही चाहिए। विधि के अलावा एक विधि आयोग भी गठित की गई थी। बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। भारत का गवर्नर जनरल, पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। इसी के टाइम में ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। राजा राम मोहन रॉय के काफ़ी करीबी माने जाते थे। हम लोग बात करते हैं चार्टर एक्ट सन 1853 की। चार्टर एक्ट 1853, इस समय तक अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारा भारत के ऊपर की अलग अलग तरीके से जुर्म करे जाने लगे थे अंग्रेज़ों के द्वारा। उन सबको अभी हटाने का अब समय आने वाला था।
अब हटाएंगे कैसे, वो तो खैर बात का है, पर पहले देखो जो एक विधि आयोग जो बनाया गया था, तो उस विधि आयोग में विधि के निर्माण हेतु पहली बार भारतीय परिषद की एक स्थापना की गई थी कि जो नियम कानून बनेंगे उसमें भारतीयों की भी हिस्सेदारी रहे। इस तरीके का एक दिखावा करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने कि भाई जो हम आपके ऊपर नियम बनाएंगे वो आपके लिए भी तो लाभदायक है, आपके अपने लोग आकर के इसमें जुड़ने वाले थे। अब ये अपने लोग कैसे आने वाले थे, उसके अलग अलग तरीके थे। एक तो सरकार अंग्रेज की वो लेकर आएगी, दूसरा डायरेक्टर्स की जो संख्या थी पहले जो 24 होती थी उसको घटा करके 18 कर दी गई थी, और जो देसी रियासतें थी जो 6 सम्राटों के 6 लोग जो मनोनीत करने वाले थे वो अब बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा जो सिविल सेवकों में जो भर्ती थी वो भर्ती अब खुले तौर पे हो जाने लगी थी और सिविल सेवक बन सकता था। इतना ही था, और साथ ही साथ कार्यपालिका और विधायिका ये दोनों शक्तियों को पृथक्करण भी किया गया था। इतना ही था 1853 में चार्टर एक्ट, पर फिर भी लोगों ने माना नहीं और विद्रोह कर दिया। और 1857 के विद्रोह जिस तरीके से था ये ब्रिटिश शासन की नींव हिला दिया था। अब ब्रिटिश सरकार को पता लग गया था कि पार्लियामेंट के भरोसे से भारत में राज करना आसान नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट का जो शासन था वो ख़त्म हो गया। अब शासन आ रहा था क्राउन के अंडर पे। अब ब्रिटिश क्राउन जब इसमें शासन करने लगी 1857 पे, तो उसके बाद सबसे पहला अधिनियम आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 का। इसमें कई सारे प्रमुख प्रावधान कर दिए गए थे। अब तो वो इस प्रकार थे कि देखिए, सबसे पहले जो भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके अब क्राउन को दे दिया गया था। अब क्राउन डायरेक्ट या सीधे तौर पे भारत पे शासन कर रही थी। इसके अलावा भारत में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो पद थे। इन दोनों को हटा करके एक भारत राज्य सचिव का पद ला दिया गया था। अब ये भारत राज्य सचिव अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों का काम देखने लगा था। और तीसरा, भारत के गवर्नर जनरल को अब हटा करके वाइस रॉय कर दिया गया था। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग था और गवर्नर जनरल का पद हटा करके वाइस रॉय कर दिया गया था। तो भारत का पहला वाइस रॉय कौन था? कैनिंग था। दोनों ही आंसर कैनिंग ही रहेंगे। आखिरी गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड कैनिंग और पहला वाइस रॉय भारत का कैनिंग। अब 1858 के बाद हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 की। इसके प्रमुख प्रावधान हम लोग देख लेते हैं। तो अब किसी भी तरीके की पार्लियामेंट तो थी नहीं, तो सबसे पहले क्राउन एक दिन में कुछ काम तो कर नहीं पाएगा जल्दी जल्दी, उसके लिए नियम बनाने का समय लगेगा। वाइस रॉय को कुछ भी अगर ज़रूरत रहती है तो वो क्या कर सकता था? अध्यादेश अध्यादेश जारी करने का प्रावधान भारत के वाइस रॉय को अब मिल गया था। इससे पहले अध्यादेश जारी करने का किसी भी तरीके का प्रावधान नहीं था, क्योंकि सारा नियम कानून पार्लियामेंट पहले खुद देख रहा था। मद्रास और बम्बई ये दोनों जो पहले गवर्नर जनरल के अंदर थे ये अब अलग अलग हो गया था। अब इनकी विधायी शक्तियों को दे करके इनका विकेंद्रीकरण भी शुरू कर दिया गया था। मतलब मद्रास और बम्बई भी अपने लिए नियम कानून खुद से बना सकते थे। साथ ही साथ राज्य विधान परिषद का भी गठन किया गया था। इसके अलावा जो विभागीय प्रणाली थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि डाक विभाग होता है, रेलवे विभाग था, इन सब की विभागीय प्रणाली भी बनाई जाने लगी थी ताकि सुचारू रूप से डिटेल पे जा कर के भारत में शासन किया जा सके और क्राउन को पता रहे कि जिस तरीके से 1857 में हुआ वो दोबारा ना होने पाए, इसके लिए क्या कदम उठाने हैं। तीसरी चीज़ ये थी कि जो वायस रॉय को जो कार्यकारी परिषद थी वो उसमें पहले तो भारतीय नहीं आ रहे थे। अब भारतीयों को सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हर तरीके से भारतीयों को हिस्सेदारी देने का प्रावधान अब शुरू कर दिया गया था। और जो भी अगर रख नहीं सकते थे इलेक्शन एग्ज़ाम के थ्रू, वो मनोनीत किए जाने लगे थे। जिस तरीके से सन 1861 में भारतीयों की हिस्सेदारी अब बढ़ना शुरू हो चुकी थी। अगली बात करते हैं सन 1892 में भारत परिषद अधिनियम 1892 की। इसमें प्रमुख प्रावधान अब देखते हैं। तो देखिए, अब एक केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई जिसके तहत भारतीयों को जो बजट बनाया जा रहा था उसमें बजट में अपने विचार प्रकट करने का भी अधिकार दे दिया गया था। साथ ही साथ सार्वजनिक हितों के मामले पे जो केंद्रीय विधान परिषद बनी थी उसमें भारतीय सदस्य लोग थे, उनको सवाल पूछने का भी अधिकार दिया जाता था। 6 दिन से पहले सूचना देनी होती थी कि आपको सवाल पूछना है या नहीं। वो अपना टाइम देते थे
और फिर इसके बाद जाकर के अपने सवाल विधान परिषद में रखते थे, जिसका जब उनको जवाब दिया जाता था और अगर जवाब से संतुष्ट हो चाहे ना हो, दोनों सूरत में आपको वो जवाब लेकर के चुपचाप बैठ जाना होता था। तो इस तरीके से एक थोड़ा-सा ही सही एक ये चीज़ समझ में आने लगा था कि अब भारतीयों की कहीं न कहीं आवाज़ उठ रही है। अब उस आवाज़ को वो लोग जवाब देते हैं या नहीं, वो अलग मैटर था। अब ध्यान दीजिए कि 1892 की हम लोग बात कर रहे हैं। 1850 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। अब ये धीरे-धीरे बदलाव का समय आ गया था। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो भारत में एक तरीके की निर्वाचन की पद्धति प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन इसमें अभी सिंधी और पंजाबी लोगों को निर्वाचन का अधिकार नहीं दिया गया था। अब अगली चर्चा करते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन 1909 की, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अब हम लोग। देखिए, भारत परिषद अधिनियम, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, 1892 के एक्ट में इलेक्शन का प्रावधान धीरे धीरे शुरू हो चुका था, पर वो इलेक्शन सभी के लिए नहीं था। तो सन 1909 पे अब इलेक्शन की शुरुआत की जाती है। इसमें मुसलमानों को इलेक्शन पृथक निर्वाचन करने का प्रावधान दे दिया गया था, मतलब मुसलमान लोग अपना सांप्रदायिक निर्वाचन अपने अलग तरीके से कर सकते थे। साथ ही साथ जो वायसराय का पद था, कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें सबसे पहली बार किसी भारतीय को बैठने का मौका मिल गया था। और वायसराय की कार्यकारिणी पद में पहला भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनको शामिल किया गया था। परिषद के सदस्य को बजट में जिस तरह से पहले एक बार सवाल पूछने का अधिकार था कि जो भी आपको सवाल पूछना है वो आप पूछ लीजिए और जो आंसर मिलता है उसको रख के बैठ जाइए, अब इसमें पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। क्या था? पूरक प्रश्न। ये होता क्या है? पूरक प्रश्न मतलब आप किसी से कुछ सवाल कर रहे हो, सामने वाले जो जवाब दिया अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप उसको क्रॉस क्वेश्चन भी कर सको, तो ये होता है पूरक प्रश्न। तो ये प्रावधान अब दिया गया था हम भारतीयों को, जिसमें अब पूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे। साथ ही साथ 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में एक प्रसिद्ध कथन भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए गांधी जी ने कहा था, इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें मुसलमानों को अलग से निर्वाचन करने का अधिकार दे दिया था। एक भारत के अंदर अलग अलग तरीके से इलेक्शन, ये कहीं ना कहीं फूट डालो करो की राजनीति शुरू हो चुकी थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था, यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाह के मध्य एक अधूरा और अकाल्पनिक समझौता है। ठीक है, तो चलिए ये इतना ही था सन 1909 वाला। अगले हम चर्चा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। 1919 ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के लिए कहा जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मतलब भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, और वायसरॉय थे चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये वायसरॉय थे। इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान हुए थे। इसमें जो प्रमुख प्रावधान किए गए थे ये थे, प्रांतीय जो विषय थे उसको दो हिस्सों में डाल दिए गए थे। प्रांतीय विषय को दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। एक था आरक्षित, जिसमें आप किसी भी तरीके से सवाल जवाब नहीं कर सकते, जो चीज़ बन चुकी है उसमें उसी तरीके से लागू हो सकता है, कोई उसमें उंगली नहीं उठा सकता है। और दूसरा था हस्तांतरित। ये दोनों हिस्सों में बांट दिया गया था। तो इसमें प्रावधान क्या थे? जैसे कि प्रांत में एक द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी और केंद्र में भी द्विदशनी विधायिका, मतलब आप चाहो तो केंद्र के भी सदस्य बन सकते हैं और अपने राज्य के तो सदस्य रहेंगे ही, तो द्विदशनी विधायिका भी आई थी। साथ ही साथ सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली शुरू कर दी गई थी, मतलब सिख, जो भारतीय ईसाई हैं और इसके अलावा एंग्लो इंडियंस हैं और यूरोपियन हैं, इन सब लोगों के लिए भी सांप्रदायिक इलेक्शन का प्रावधान कर दिया गया था। इस अधिनियम में सबसे पहले एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, इस शब्दावली का प्रयोग किया गया था, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। और ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसमें एक प्रावधान ये किया गया था कि जो भी 1919 के नियम हैं, इसके लिए रिव्यू कमेटी एक गठित की जाएगी सन 1929 को, जिसके बाद साइमन कमीशन भारत आया था। ये याद रखिएगा, सन 1929 साइमन कमीशन भारत आया था एक्ट 1919 के कारण। ये अपने 10 साल का ब्यौरा लेने के लिए 1929 में भारत आया था। तो 1919 का इतना ही हुआ। और इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया था कि किसी को भी बिना पूछे अगर सरकार चाह रही है तो उसको जेल में भी डाल सकती है। इसी कारण से बहुत सारे, अब इसमें मोतीलाल नेहरू ने कहा था, ना वकील, ना अपील, ना दलील, बिना पूछे किसी को भी जेल में डाल देना है।
अगला एक्ट की हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935। संघ लोक सेवा आयोग, इसी अधिनियम 1935 के तहत ही गठन कर दिया गया था, जिसके तहत ऑल इंडिया सर्विस की स्थापना की गई थी। जो द्वैत शासन प्रणाली है वो उसको समाप्त कर दिया गया था। मतलब जो प्रांतों में जो शासन का प्रणाली जो चल रही थी कि मतलब प्रांत का भी चालू है अलग से और केंद्र का भी चालू है, उसमें प्रांत के जो शासन व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया था। अब केवल और केवल केंद्र की शासन प्रणाली ही चालू हो रही थी और प्रांतों को जो इंडिपेंडेंट है उनको अपनी अलग स्वायत्ता दे दी गई थी। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, जिसमें प्रांतों को जो अलग से खुद का शासन करने की व्यवस्था दी गई थी, ये एक उत्तरदायी सरकार का एक एग्जाम्पल था। और दोहरे शासन के स्थान पर अब एक जिम्मेदार सिंगल शासन चालू हो गया था। इस तरीके से गवर्नमेंट शासन अधिनियम 1935 का चालू हुआ था। और इसका बात करें विस्तार की तो ये सांप्रदायिक और वर्गीय मतदान मंडलों का था। और इसका महत्व क्या था, इसमें जो भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है उसका आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही आता है। इससे बहुत सारा संविधान में आज जो भी हम लोगों को मिल रहा है, इससे बहुत सारी चीज़ कॉपी कर दी गई थी। और इसके अलावा शक्तियों को विभाजन दो तरीके से इसमें किया गया था, केंद्र के पास कुछ शक्तियाँ और राज्य के पास कुछ शक्तियाँ। और इसी में ही फेडरल न्यायालय की एक स्थापना की गई थी 1937 को, जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। और इसको दिल्ली शिफ्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट को। और इसी के लिए जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये कहा जाए 1935 के एक्ट के तहत दासत्व और गुलामी जैसी प्रथाओं को भी गैरकानूनी घोषित किया गया था। राज्य के डीपीएसपी के स्वरूप के रूप में भारत के संविधान में वर्ष 1950 में इसको भी लागू किया गया था। और इसी समय ही याद रखिएगा कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1936 में भारत शासन अधिनियम को अस्वीकृत भी कर दिया गया था। उस समय कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया था। अगला बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करते हैं तो ये हुआ था 18 जुलाई 1947 को। इसके लिए ये पास किया गया था ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया था। अविभाजित ब्रिटिश भारत विभाजन कर दो देशों के रूप में बनाया गया था, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान को दो हिस्सों में दिया गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको बाद में आज की डेट में बहुत सारे लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ब्रिटिश का राज्य सचिव का पद को भी समाप्त कर दिया गया था। इस तरीके से 1947 एक्ट को भी समाप्त करते हैं। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आप भी चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।